हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग है ना क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत उनको डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप प्लीज जाइए इस चैनल के वीडियो सेक्शन में और वहां से सारी वीडियो को देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2027 में है वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा अगर क्लास 12 में लड़कों को अगर परेशान करता है, स्टूडेंट को परेशान करता है, तो यही 3 सब्जेक्ट करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हमने क्या किया है, इन 3 लेक्चर का आपको मतलब इन तीनों सब्जेक्ट का हमने एक सीरीज लेकर के आया है, एक कोर्स लेकर के आया है और इस कोर्स में आपको इन तीनों सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज जा करके है ना मतलब क्या चैनल के वीडियो सेक्शन में वहां से आप देख सकते हैं सारी वीडियो को और वहां से आपको खुद ब खुद अनुमान लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से मेरी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो प्लीज जा करके देखिए और फिर पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक है ना? अगर आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी करते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके तैयारी करते हैं, तो बस आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस डेली आपको लेक्चर अटेंड करना है, साथ साथ उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। बस अगर आप इतना करते हैं तो भरोसा रखिए आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंटेंट के साथ हम समझौता करेंगे। नहीं, आपको जो भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे, जो भी चीजें पढ़ाएंगे ना, परफेक्ट पढ़ाएंगे और वो चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीज पढ़ाएंगे। ठीक है? तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के अपन लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में अब तक टोटल 9 लेक्चर को कवर कर लिया है। आज उसका 10वां लेक्चर है ना? और हम लोग केमिस्ट्री में अपने फर्स्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, है ना? और इस पर हमने 9 लेक्चर को कवर किया है और उन 9 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। तो आज इसका 10वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली किसका, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, वो डिस्कस कर रहे थे वो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और क्रिस्टलीय ठोस का मुख्य क्या प्रकार होते हैं? 4। पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजित ठोस, तीसरा होता है आणविक ठोस और चौथा होता है धात्विक ठोस। तो हमने 2 को तो कवर कर लिया है, 2 और बचा हुआ है और जो 2 कवर किया है ना एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है ना? अगर आप नए हैं तो जाकर देखिए, है ना? तो हम लोग का जो टॉपिक इसमें चल रहा था, मतलब जो चल रहा था हम लोगों का, वो क्या चल रहा था? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। इसमें जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, और इसमें हमने बात किया था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के 4 को। सबसे पहला जो था वो था आयनिक। आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस भी लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्रिस्टलीय ठोस लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमने बात किया था आपका सहसंयोजी। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है? तीसरा जो हम लोग बात किए थे आणविक। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और जो लास्ट हम बात किए थे वो था धात्विक। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना? तो आज जो हम कवर करेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको भी कवर कर लिया है और इसको भी कवर कर लिया, तो आज यही हम लोग कवर करने वाले हैं।
और इसके बाद फिर हम करेंगे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, और इसी पर आज पूरा लेक्चर रहने वाला है। तो तीसरा जो हमारा था आणविक क्रिस्टलीय ठोस, जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। आणविक क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, किसको बोलते हैं, कोई बताएंगे? देखिए अवयवीकरण हमने बताया था कि जो क्रिस्टलीय जो भी ठोस होंगे उनके अवयवीकरण या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे या आयन होंगे। तो यहाँ पे इसके नाम से आपको क्या समझ में रहा है? आणविक। आणविक का मतलब अणु, आणविक का मतलब क्या? अणु। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सॉरी आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु। और अणु जो होते हैं उनके बीच क्या रहेगा? अंतराण्विक आकर्षण बल, है ना, लगता है। और उसी अंतराण्विक आकर्षण बल से, है ना, क्या रहते हैं? आपस में बंधे होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? और अंतराण्विक आकर्षण बल बेसिकली लगता क्या? उस बल का नाम है लंदन बल। कौन बल? लंदन बल। क्लियर है ना? तो क्या बोल देंगे? अंतराण्विक आकर्षण क्रिस्टलीय ठोस क्या बोल देंगे? कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आणविक क्रिस्टलीय। बस सिंपल इतना ही बोलिएगा, जिसके अवयवीकरण क्या हो? अणु हो। दो तरह की चीजें होती है, एक होता है परमाणु और एक होता है अणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या है? परमाणु। और परमाणु को मिलने से जो बनता है वो बनता है अणु। परमाणु को मिलने से, जैसे खाली हम हाइड्रोजन लिख दें H, तो हाइड्रोजन एक परमाणु है। परमाणु तत्व तो है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का एक परमाणु लिए हैं। लेकिन हाइड्रोजन का हमने दो परमाणु कर ले लिया, H2 की बात करें तो ये एक अणु बन गया। हाइड्रोजन H2 जब हम लिखे तो क्या बन गया? एक अणु बन गया, परमाणु नहीं। इसमें दो गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु है इसमें, और दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाए, है ना। खाली हम H लिख देते परमाणु है जैसे, लेकिन हम H2O लिख देना, H2O, ये अणु हो गया। क्या हो गया? अणु। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु दोनों आपस में मिला तब बना क्या? जल। खाली हम O लिखें तो ये है परमाणु, लेकिन हम O2 लिख दें तो ये हो गया अणु, क्योंकि दो ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर अणु बनाया ऑक्सीजन। समझना ना चीजें? तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो बेसिकली जो होंगे कौन? आणविक जो ठोस होते हैं इनके अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु। क्लियर है चीजें? अच्छा, और इनके मध्य में जो काम करता है वो क्या करता है? अंतराण्विक आकर्षण बल काम करता है ना। और अंतराण्विक आकर्षण बल जो काम करता है उसको क्या बोला जाता है? लंदन बल भी बोला जाता है। कौन बल? लंदन बल, या वान डर वाल्स बल बोल लीजिए। कौन? वान डर वाल्स बल। ठीक है ना, वान डर वाल्स ठीक रहेगा। क्लियर चीजें? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वैसा क्रिस्टलीय ठोस, क्या लिखेंगे? वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, अणु होते हैं। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं तथा जो, तथा जिसके अणुओं के बीच, है ना, अणु होते हैं तथा जिसके अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच क्या? वान डर वाल्स बल, वान डर वाल्स बल क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है, उसे उसे क्या कहा जाता है? वो आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है जी। क्लियर चीज है? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस बेसिकली होता क्या है?
वैसा क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु। तो जिसके अणुओं के बीच में कौन बल काम करता है, वान डर वाल्स बल क्रियाशील रहता है। वान डर वाल्स बल है ना, क्रियाशील रहता है, उससे क्या कहता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। सिंपल चीजें हैं। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए आणविक क्रिस्टलीय ठोस कुछ भी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूज करें तो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे हो सकते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या क्या हो सकते हैं जी, इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है बताइए, कोई बताएंगे इसका उदाहरण? इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? उदाहरण अगर बात करें तो ठोस H2O, ठोस H2O ये क्या है, ये क्या है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। और ठोस H2O मतलब ये क्या है, बर्फ का बात कर रहा है जी, बर्फ, बर्फ। इसका बात कर रहा है, ये बर्फ का बात कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठोस को जी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ठोस NH3 भी हो सकता है, ठोस NH3 अमोनिया हो सकता है ना। और भी सारी चीजें हो सकती है, ठोस अमोनिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, ठोस अक्रिय गैस हो सकता है, ठोस अक्रिय गैस। जितने भी अक्रिय गैस हैं, हीलियम वगैरह, इस सब जो है ना, इस सब के सब कौन ठोस है, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस होता क्या है, आणविक ठोस होता क्या है, आणविक ठोस वैसा क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। क्लियर है? और इनके अणुओं के बीच जो होता है ना, कौन बल क्रियाशील रहता है भाई, तो वान डर वाल्स बल। कौन बल, वान डर वाल्स बल। क्लियर है? अच्छा, एक बात और अगर समझिएगा, पूछेगा कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके विशेषताओं के ऊपर, बढ़िया से हम बात करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, मस्त समझेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो समझिएगा, मस्त समझाएंगे अपन। जैसे मान लीजिए H2O को ऊपर उठा लें, ठोस H2O जो होता है ना, आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या, ठोस H2O। जो ठोस H2O को अगर देखा जाए, ठोस H2O जो होता है ना, वो क्या होता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइएगा कि अगर ठोस H2O अगर आणविक क्रिस्टलीय ठोस है तो इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाएगी। पहले इसका संरचना थोड़ा सा बनाते हैं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि चीजों को समझना है और समझने के लिए थोड़ा सा तो तामझाम करना ही पड़ता है ना। क्या है, H2O का अणु है, H2O है, ये भी H2O है, H2O है। समझिएगा चीजों को, ये अवयवी कण है H2O का, ठीक है ना, पूरा, और ये आपस में जुड़ा रहेगा। इसी को देख करके हम सारी विशेषताओं को लिख लेंगे। और हम वैसे भी बोलते हैं सारे स्टूडेंट को कि चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना सीखें। H2O है, ये क्या मान लीजिए आणविक ठोस है, इसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला विशेषता तो हमको यही पता चल रहा है कि जो आणविक ठोस होते हैं या आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण अणु हो गए, क्योंकि परमाणु नहीं है। परमाणु कब होता, जब ये अकेले होता तब ना, तो ये आयन है। क्या ये आयन है, क्या इसके अवयवी कण जो भी दिख रहा है आपको, जो अवयवी कण आपको दिख रहा है, क्या ये आयन है? नहीं। आयन होता तो इस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कुछ आता। परमाणु है, नहीं। परमाणु होता तो कोई अकेला आता, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे H2O है, मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला है। ये पूरा जो है ना अणु है, ये क्या है, अणु, परमाणु नहीं है। ये जो चीजें दिख रही है, ये जो है ना, ये क्या है आपका, ये है अणु, ये है अणु। तो सबसे पहला विशेषता तो हमको यही समझ में आ रहा है कि जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। समझते चलिएगा, पहला चीजों को समझिएगा और चीजें एकदम बेहतरीन समझ में भी आएगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा जो हेडिंग रहने वाला है वो रहने वाला है आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आणविक क्रिस्टलीय ठोस की
आणविक क्रिस्टलीय ठोस की आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं विशेषताएं आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, ठीक है ना, क्या है समझिएगा। ठीक है ना, आणविक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या है समझते चलते हैं। सबसे पहला विशेषता जो है आणविक क्रिस्टलीय ठोस का, पहला विशेषता यही है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु तो होंगे नहीं। तो सबसे पहला यही लिखिएगा, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, पहला बात। अच्छा दूसरा, इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच क्या होता है बताइए, कौन बल, अंतराण्विक आकर्षण बल के रूप में या आकर्षण बल के रूप में कौन बल कार्य करता है बुआ, वान डर वाल्स बल क्रियाशील होता है। कौन बल, वान डर वाल्स बल क्रियाशील होता है। क्लियर है, तो लिखेंगे इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल के रूप में इनके अवयवी इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल के रूप में, आकर्षण बल के रूप में, बल के रूप में है ना, इनके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल के रूप में है ना, कौन बल, वान डर वाल्स बल क्रियाशील रहता है, वान डर वाल्स बल क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा, इनके अवयवी कणों के बीच है ना आकर्षण बल के रूप में कौन बल क्रियाशील रहता है, वान डर वाल्स बल क्रियाशील रहता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जो वान डर वाल्स बल है ना वो कैसा बल है, अगर पूछेगा तो वान डर वाल्स बल एक कमजोर बल होता है, मतलब इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है। क्यों, क्योंकि वान डर वाल्स जो बल है, वान डर वाल्स बल मजबूत फोर्स नहीं है, कमजोर बल है, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा है ना, इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है ना, या आणविक बल, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है जी। तीसरा के बाद चौथा है ना, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल जो होता है ना, अंतराण्विक बल वो क्या होता है, कमजोर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ठीक है, अगर अंतराण्विक बल अगर कमजोर है या अंतराण्विक आकर्षण बल अगर कमजोर है इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला, तो एक बात आप लोग ये बताइएगा कि इनका द्रवणांक और क्वथनांक ज्यादा होगा कम होगा, बताइएगा। अगर मान लीजिए अंतराण्विक आकर्षण बल अगर कमजोर है तो इनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होगा, द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बोलेंगे, इनका जो द्रवणांक और क्वथनांक है, क्योंकि एक बात बताइएगा, इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक बल जो है ना, वो अगर कमजोर है, वीक है, तो इसको अलग करना आसान है कि टफ काम है, मुश्किल है, आसान है जी। इसको अलग करना, दूर दूर करना आसान है, और दूर दूर करना आसान है तो दूर दूर करने के लिए हमको कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी चाहिए मतलब क्या, इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इनका जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है,
इनका द्रोणांक एवं क्वथनांक इनका द्रोणांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। सॉरी, उच्च नहीं होता है, निम्न होता है। निम्न मतलब बहुत कम। इनका द्रोणांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। निम्न होता है, ठीक है ना। क्यों निम्न होता है, इसके पीछे हमने वजह बताया आपको। निम्न इसलिए होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो कमजोर है, और जब कमजोर है तो इसके अणुओं को अलग करना क्या है? मुश्किल नहीं है, आसानी से अलग किया जा सकता है। मतलब इसके अणुओं को अलग करने के लिए हमको कम एनर्जी लगेगा, और कम एनर्जी लगेगा तो इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, है कि बात। लेकिन आयनिक ठोस में याद करिए या फिर ससंयोजी ठोस में क्या था, इनके उनके जो अवयवी कण थे ना, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत था, तो उनको तोड़ने के लिए, उनको अलग करने के लिए बाहर से एनर्जी ज्यादा चाहिए, और बाहर से एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो वहां पे उसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या था? ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आकर्षण बल कमजोर है, तो इसको आराम से अलग किया जा सकता है, कम एनर्जी में ही अलग किया सकता है। वैसे भी आप देखते हैं कि बर्फ जो होता है, बर्फ जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है पिघलना शुरू कर देता है, लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू कर देता है, ठोस से क्या बन जाता है? लिक्विड। कितना कम टेम्परेचर पर होता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, जिसके वजह से इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। क्लियर रहता है? क्लियर है जी? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चौथा तो इनका द्रव्यमान क्वथनांक कुछ होगा, सॉरी निम्न होगा, और द्रव्यमान क्वथनांक अगर निम्न होगा तो इनका घनत्व भी कम होगा। अरे कम होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर बात बताइए यार, इसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर है, और कमजोर है तो बताइए पास पास रहेगा नहीं, दूर दूर थोड़ा सा रहेगा, और थोड़ा सा अगर दूर दूर रहेगा तो डेंसिटी कम की ज्यादा? कम। जब इसका वेविकण पास पास रहते, पूरा स्ट्रॉन्ग बंधे होते, तब ना डेंसिटी ज्यादा, लेकिन इसका वेविकण उतना मजबूत से बंधे नहीं है जी, तो डेंसिटी कहां से ज्यादा? कम रहेगा। तो इनका घनत्व क्या होता है? इनका घनत्व प्रायः क्या होता है? निम्न होता है। इनका घनत्व प्रायः क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है जी, 5.6 नंबर पॉइंट बताइएगा। अगर इनका घनत्व निम्न है, इनका डेंसिटी कम है, डेंसिटी अगर इनका कम है, ठीक है ना, तो आप लोग खुद एक बात बताइएगा, आगे थोड़ा सा अगर चलें, कि जो भी पानी होता है, जो भी बर्फ होता है, वाष्पशील होता नहीं होता है? वाष्प के रूप में परिवर्तित होता नहीं होता है? होता है। आप लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे अगर बर्फ रख दीजिए तो धीरे धीरे पानी में बदल के उड़ना शुरू कर देगा, होगा नहीं होगा? वही होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। ठोस के रूप में तो ठीक है, ठोस के रूप में है, लेकिन जैसे इसको अलग, मतलब जैसे ही क्या होगा, जैसे थोड़ा सा ये मतलब क्या मिलेगा, इसको मौका मिलेगा, ठोस से लिक्विड बन के गैस के रूप में तुरंत उड़ जाएगा। पानी भी उड़ जाता है, पानी भी उड़ता है नहीं उड़ता है? वाष्पशील होता है। तो जो भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वाष्पशील होते हैं। क्यों वाष्पशील होते हैं? उसके पीछे वजह है। वाष्पशील होने के पीछे वजह ही है क्योंकि इसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर है। प्रेम में कम है भाई, छोड़ के जाएगा नहीं। अरे भाई प्रेम कम रहेगा तो छोड़ के जाएगा नहीं। आपका प्रेम अगर मजबूत रहेगा कहां छोड़ के जाएगा कोई, है ना। यहाँ पे बांध के रखने वाला बल कम है यार, प्यारे कम है यहाँ, और प्यार कम है तो जाहिर सी बात है छोड़ के जाएगा यार। आपका कम होगा तो नहीं, आपका भी कम होगा तो आपका भी छोड़ के चल जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर भी भाई प्रेम कम है, छोड़ के चल जाता है जी, है कि नहीं बात। तो जो होता है, जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं जी? वाष्पशील। तो ये क्या होते हैं बुआ? ये प्रायः क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील होते हैं, ठीक है ना। 6 के बाद 7। अब बताइए कठोर होगा मुलायम होगा? आप खुद बताइए, कठोर होगा उतना? हाँ कठोर होगा, लेकिन उतना कठोर नहीं होगा। उतना कठोर होगा जितना कठोर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस था, जितना कठोर ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस था, क्या उतना कठोर ही होगा का? आणविक नहीं होगा। वजह यही है, साफ है। इसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर है, जिसके वजह से क्या होगा? जिसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से ये होगा कि इसके अणु एक दूसरे से मजबूत से नहीं बंधे होंगे, और जिसके वजह से उतना कठोर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं वही जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो आयनिक और सहसंयोजक की अपेक्षा क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया जाए
तो मुलायम होगा कौन, आणविक। धात्विक भी कठोर होता है, धात्विक धात्विक से भी मुलायम है ना। तो ए है ना, कुछ आयनिक, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, कोमा सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस एवं धात्विक ठोस की उपेक्षा मुलायम होते हैं। धात्विक ठोस की उपेक्षा क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। धात्विक ठोस की उपेक्षा मुलायम होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम, मुलायम होते हैं। क्लियर है। 7 के बाद 8। अच्छा एक बात और, अगर मुलायम है, वाष्पशील भी है, तो क्या ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, कुचालक, आप खुद बताइए। क्या विद्युत का चालन करेगा ये, चांस नहीं है। करेगा नहीं करेगा, जल विद्युत का चालन करता नहीं करता है। हाँ अगर शुद्धि रहेगा तब चालन करेगा, ऐसे नहीं करेगा चालन। समझ में आ रहा चीज है। तो जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करने की वजह से विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है ना। तो ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, ये प्रायः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ये प्रायः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा चीजें। तो ये हम लोगों ने कई पॉइंट, 8 पॉइंट को डिस्कस किया है ना, और 8 पॉइंट के जाना किसके बारे में, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट था। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और रटने का तो कोई फंडा ही नहीं है। अगर आप इसको समझे होंगे ढंग से ना, तो आपको चीजें सारी समझ में आ गई होगी। ये किसके बारे में था, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, अब हुआ क्या, समय जब आगे बीता, समय बढ़ा, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस भी जो था ना, उसको भी क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस को भी क्या किया गया, बांट दिया गया। कितने वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया बताइए। तो जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया कुल क्या वर्गों में, क्या वर्गों में बांटा गया, बांटा गया 3 वर्गों में। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, 3 वर्गों में बांटा गया है ना। तो हम लोग जो अब पढ़ेंगे है ना, वो पढ़ेंगे क्या, आणविक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। हम लोग पढ़ेंगे कुछ आणविक क्रिस्टलीय ठोस का, आणविक क्रिस्टलीय ठोस का, आणविक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस को मुख्यतः कई वर्गों में बांटा गया। अच्छा किसके आधार पर बांटा गया, ये भी पूछ देगा। तो क्या होगा, अंतराणविक करने का मतलब आयनिक मतलब आणविक क्रिस्टलीय ठोस के है ना, अवयवी कणों के बीच यानी अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब इनके बीच जो बल लग रहा है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वान der वाल्स बल बोल रहे हैं या फिर अंतराणविक आकर्षण बल बोल रहे हैं, उसके आधार पर इनको 3 वर्ग में बांटा गया। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस को आणविक क्रिस्टलीय ठोस को आणविक क्रिस्टलीय ठोस को उनके अवयवी कणों के बीच, उनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले
उनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर क्या वर्गों में, 3 वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। आणविक स्थलीय ठोस को उनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर क्या वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। अच्छा, किसके आधार पर बांटा गया, तो इनके अवयवी कणों के बीच जो बल लग रहा है ना, जो अंतराण्विक आकर्षण बल, उसके आधार पर बांटा गया, ठीक है ना। कौन कौन है जी, तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो है ना वो है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये 3 को है, यही तीनों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, बात क्लियर। तो आज के लेक्चर को मैं ही रोकेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे बाय बाय से, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होता है। ये पूरा चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इतना जो बताएं, इतना जो हम बताएं, आप लोग जरूर बताइएगा, अपना मतलब कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, आपको चीजें कैसी लगी, क्या ये समझ में आया या नहीं आया, जो भी चीजें हो आप बताइएगा, ठीक है ना। अगर कोई इंप्रूवमेंट का गुंजाइश हो तो भी बताइएगा कि हाँ ये चीज इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज को सुधारने का प्रयास करेंगे, इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास यही रुकना चाहेंगे, लेकिन हाँ एक बात और, रोकने से पहले हमको ये चीज पहले बता देना चाहिए था, लेकिन माय मिस्टेक, छूट गया। क्या छूटा, कि जो असंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसका और नाम होता है, असंयोजी क्रिस्टलीय ठोस को विशाल अणु या नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को अगर जगह होगा तो नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट बना लीजिएगा कि असंयोजी क्रिस्टलीय ठोस को, असंयोजी क्रिस्टलीय ठोस को, असंयोजी क्रिस्टलीय ठोस को विशाल अणु, विशाल अणु या नेटवर्क ठोस के नाम से भी, नेटवर्क ठोस, विशाल अणु या नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, है ना, छूट गया था पीछे, लेकिन हाँ लिखवाना जरूरी है। असंयोजी क्रिस्टलीय ठोस को विशाल अणु या नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी नेटवर्क ठोस पूछ लेता हो, आप ये मत बोलिएगा कि मास्टर साहब तो पढ़े भी नहीं किए होता है ऐसा ना, तो इसलिए हम लिखवा दिए कि अगर कभी नेटवर्क ठोस भी पूछ ले कि नेटवर्क ठोस क्या है, तो नेटवर्क ठोस का ही नाम क्या है, असंयोजी ठोस का ही नाम है नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास को यही रोकते हैं एक प्यारा सा स्माइल के साथ, है ना। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, है कि नहीं बात क्लियर है, एकदम प्यारा सा स्माइल के साथ आज की क्लास को रोकेंगे हम यहीं तक, है ना। बाकी आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना है, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।